हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 17 कृषि का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे देश में क्या क्या प्रयास किए गए और सरकार ने क्या क्या उपाय अपनाए और समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। और जो सबसे पहला काम किया गया कृषि की समस्या को सुधारने के लिए वो है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में जमींदार और साहूकारों का वर्चस्व था। ये खेती में कोई सुधार किए बिना सिर्फ लगान वसूली के लिए लगे रहते थे। चाहे खेती हो चाहे ना हो, ये लगान वसूलते थे। और कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, और जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। आज़ादी के एक वर्ष बाद से ही देश में मध्यस्थतों के उन्मूलन के लिए कदम उठाए जाने लगे और कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाया जाने लगा। और इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। और इसके अलावा भी कृषकों हेतु अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, और जिनमें से प्रमुख थे बिचौलियों का उन्मूलन, जमींदारों से भूमि का स्वामित्व ले लिया गया और कृषकों को दिया गया ताकि उनके शोषण को रोका जा सके। दूसरा, लगान का नियमन किया गया जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का गैर कानूनी लगान न देना पड़े। उसके बाद चकबंदी की गई। चकबंदी का अर्थ है इधर उधर भूमि की जो समस्या थी, उसके समाधान के लिए किसानों को एक ही जगह पर ज़मीन या खेत उपलब्ध कराई गई। उसके बाद सहकारी खेती को दिया गया। प्रतियोगी बाजार में किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया गया ताकि चकबंदी के लाभ को भी अधिकतम किया जा सके। उसके बाद पांचवा उपाय किया गया, भूमि की सीमा का निर्धारण किया गया। भूमि के वितरण में समानता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण कर दिया, और इस सीमा से ऊपर की ज़मीनों को भूमि रहितों को और छोटे खेतों के स्वामियों को वितरित कर दिया गया, जिससे कि जोतों का आकार जो है वो समान हो सके। तो ये था पहला सुधार जिसको भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। दूसरा सुधार हुआ तकनीकी के क्षेत्र में, और इसके लिए सबसे पहला उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग चालू किया गया। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादकता वाले बीजों का, जिसको HYV सीड्स बोलते हैं, और इसी के कारण हरित क्रांति आई और इनसे अधिक उत्पादन हो और उचित वितरण हो, इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना भी की गई। उसके बाद रासायनिक खाद के प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया गया। उच्च किस्मों के बीजों के साथ साथ रासायनिक खाद के प्रयोग पर भी बहुत बल दिया गया, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। नहीं तो हमारे देश के जो किसान हैं वो केवल गोबर पर ही निर्भर रहते थे, परंतु ये उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो रासायनिक खादों का भी प्रयोग करें। उसके बाद वैज्ञानिक खेती को भी अपनाया जाने लगा, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। हमारे किसान जो पुराने ढंग से खेती करते थे उसके स्थान पर वैज्ञानिक खेती को महत्व दिया जाने लगा, और इसके अंतर्गत भूमि, बीज, उर्वरक आदि से संबंधित अच्छी कृषि विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। गहन कृषि कार्यक्रम भी चालू किया गया ताकि कृषि में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही साथ कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कीड़े मकोड़ों से बीमारी से बचने के लिए कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल पर बढ़ावा दिया गया। पौध संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए और एकीकृत कीटनाशक प्रबंध कार्यक्रम को भी अपनाया गया। और इसके बाद थोड़े खेती के जो यंत्रीकृत साधन थे उनको भी अपनाया गया हमारे देश में, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और इनको सस्ते ब्याज दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो सके।
तो दो सुधार हमने देखा, एक तो भूमि सुधार, दूसरा तकनीकी सुधार, तीसरा कुछ सामान्य सुधार भी हुए, जैसे कि सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बिना कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाना संभव नहीं था और इसीलिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। और इसके अंतर्गत देश में छोटी बड़ी कई सिंचाई परियोजनाएं चालू की गई, बांधों का निर्माण चालू किया गया, नहरों का निर्माण चालू किया गया, जिसके कारण अब फसल क्षेत्र के 45% भाग पर अभी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जहां सिंचाई व्यवस्था संभव नहीं हो पाया, वहां पर सूखी खेती के तकनीक को अपनाया जाने लगा। उसके बाद समस्याओं में हम लोगों ने देखा था कि साख का बहुत अभाव था किसानों को। वो साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहते थे जो उनका शोषण करते थे। और इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने सरकारी, सहकारी और व्यापारिक बैंकों की स्थापना की गांव-गांव में, ताकि किसानों को आवश्यक ऋण मिल सके, कम दर पर ऋण मिल सके और वो बीज और खाद और उन्नत यंत्रों को खरीद सकें और उपयोग कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। और इसके लिए राष्ट्रीय बैंकों, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया, जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। उसके बाद कृषि की विपणन व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे भारतीय कृषि में। अर्थात किसानों को मंडियों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था कम दाम में, तो मध्यस्थ बहुत ज़्यादा थे। तो इसके लिए नियमित मंडियों की स्थापना की गई और इसका प्रशासन भी सरकार द्वारा नियुक्त बाजार समितियों द्वारा किया जाने लगा, जिसके सदस्यों के रूप में किसानों के भी प्रतिनिधि होते हैं। और ये समितियां ये सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, सही नाप तौल का प्रयोग हो। और ये समितियां तीव्र और सस्ते परिवहन और उपज की ग्रेडिंग का भी प्रबंध करती हैं तथा भंडारण और गोदाम की सुविधा भी प्रदान करती हैं। उसके बाद कीमत समर्थन नीति को अपनाया गया। बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखते हुए किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की प्रेरणा देने के लिए सरकार द्वारा कीमत समर्थन नीति को लागू किया गया है। और इस नीति के अनुसार सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देने का विश्वास दिलाती है। इसी को बोलते हैं एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइस। उससे कम उसका दाम नहीं हो सकता, उतने कीमत पर सरकार उनको खरीदने का आश्वासन देती है। और सरकार अपनी व्यापारिक एजेंसियों द्वारा समर्थन कीमत पर किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपज को खरीदने का प्रबंध करती है। अनेक कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कृषि लागत तथा कीमत कमीशन द्वारा फसलों की बुआई से पूर्व ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और इसकी स्थापना सन 1965 में की गई। तो इस प्रकार हम लोग ये पाते हैं कि भारतीय कृषि में बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन सरकारों के द्वारा समय समय पर इनके सुधार के लिए बहुत प्रयास किए गए। भूमि सुधार अर्थात लैंड रिफॉर्म्स किया गया, बिचौलियों को दूर किया गया, लगान का नियमन किया गया, तकनीकी सुधार भी किया गया, HYV बीजों के उपयोग पर बल दिया गया, रासायनिक खाद, वैज्ञानिक खेती के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। और इसके अलावा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया, साख का प्रावधान किया अर्थात उधार का, किसानों को उधार देने का भी प्रावधान किया गया कम ब्याज दर पर। और कृषि के विपणन में सुधार किया गया और एक क्रांतिकारी व्यवस्था MSP लागू की गई, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो सरकार द्वारा किसानों को आश्वासन दिया जाता है कि कम से कम इतनी कीमत तो आपकी फसल का आपको मिलेगा ही। तो ऐसे बहुत सारे सुधार किए गए। अब आने वाले वीडियो में कृषि सुधार जो किए गए उसकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे।